together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Meet the Author. आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं मीट दी ऑथर. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं KM ज़ियाउद्दीन साहब. डॉक्टर KM ज़ियाउद्दीन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शोबे मरियानियात यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी के सरबराह हैं. 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से तदरीस का तहक़ीक़ का तजुर्बा रखते हैं. 2007 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जुड़ने से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली जैसी मुमताज़ इदारों में अपनी तदरीसी खिदमात अंजाम दे चुके हैं. आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से सोशोलॉजी में MA, JNU से MPhil, दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD की तकमील की है. सेहत, सफाई सुथराई, सिनफी सियासत, अक़लियतों और दिलियतों के समाजियात और पसमानदा तबक़ात से जुड़े मसाइल पर आपने कई तहक़ीक़ी मज़ामीन भी तहरीर किए हैं. आपकी तसानीफ़ में डायमेंशन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड एथनोग्राफिक एक्सप्लोरेशन, मुस्लिम स्कैवेंजर्स इन इंडिया, परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, मुस्लिम ऑफ इंडिया, exclusionary process and inclusionary measures, reading minorities in India, forms and perspective, sociology of health in a Dalit community, access of exclusion, और occupational caste group, illness and health in India, lesson from the lives of conservancy workers of Springer Nature. ये उनकी चंद मुमताज़ तसानीफ़ है. आज हम उनकी तसनीफ़ सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ इन दलित कम्युनिटी, एक्सेस ऑफ एक्सक्लूजन पर गुफ्तगू करेंगे. डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब न सिर्फ एक अच्छे मुक़र्रिर हैं, बल्कि उन्होंने कई मुख्तलिफ़ कौमी और बैन-अक़वामी फ़ोरम्स पर 100 से ज़्यादा लेक्चर्स भी दिए हैं. वो मुख्तलिफ़ वेब पोर्टल्स और सफ़हात पर अपनी राय लिखते रहते हैं. वो दी डेमोक्रेसी डायलॉग इंडिया और बीइंग वुमेन दिल्ली के शरीक बानी भी हैं. डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम है. बहुत शुक्रिया हसमत साहब, बेहद शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में, मीर द ऑथर प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और बेहद खुशी है और मैं तमाम IMC के सरबराह का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया. डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपके किताब के हवाले से कि ज़ात पात की बुनियाद पर होने वाला बाइकॉट या छूत छात जिसे कहते हैं, हाड़ी बरादरी के लोगों के इलाज कराने और सेहत तक यानी उनकी सेहत की सहूलियात तक पहुँचने पर कैसे असर डालता है? ये बहुत ही उम्दा और ख़ास सवाल आपने उठाया है हसमत साहब. दरअसल ये किताब जिस पर आज गुफ्तगू हो रही है, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ इन अ दलित कम्युनिटी, अभी तक के तहकीकों में ये चंद तसानीफ़ में एक ऐसा रिसर्च ये है जिस पर
पहली बार काम किया गया। और जानकर आपको बहुत हैरत होगी कि ये तबका पिछले हज़ारों साल से इस तरह के कामों में मुलविस रही है, लेकिन इस पे कोई भी एक ख़ास किताब शाये नहीं हुई जो मेरे नज़र में आया हो। मैंने बहुत कोशिश की। 100 साल पहले अंग्रेज़ों के कुछ लिखे हुए एंथ्रोपोलॉजिस्ट की राइटिंग से वहाँ है। तो ये एक ऐसा तबका है जो ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में हिंदू समाजी जो निज़ाम बंदी है, तबका बंदी है, उसका एक हिस्सा है। और हिंदू निज़ाम में, सोशल ऑर्डर में ये देखते हैं हम कि काम का बंटवारा लोगों की पैदाइश के एतबार से हुई है। तो ये वर्ना सिस्टम आमतौर पर हम कहते हैं, जिसमें 4 तबकात हैं। और ये निचले तबके में नहीं आता, बल्कि शूद्रा आते हैं जो अनटचेबल्स, उस कैटेगरी से बाहर के तबके हैं, 5वीं तबके में आते हैं। और उमूमन ये शहर या गांव के बाहरी इलाके में हमेशा बसे हुए रहते हैं। तो ये उन ज़ात को अगर आप देखेंगे, इनका काम सिर्फ वही रहा है हमेशा कि उन तमाम लोगों को सर्विस देना और उन कामों को करना जिसे कोई और नहीं करता हुआ हो। और इस वजह कर इनकी ज़िंदगी भी अछूत हो जाती है, अनटचेबल हो जाती है। इनका काम भी अनटचेबल है और इनके साथ किसी तरह का राब्ता करना भी लोगों को नापाक कर देता है, अनटचेबल बना देता है। और इस वजह कर ये तहकीक जो हमने की है, ये पहला काम कोशिश थी। और इसकी दूसरी किताब आने वाली है स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर से, जिसमें हमने ये कनेक्शंस देखने की कोशिश की है, कैसे सेहत और सेहती ज़िंदगी मुतासिर होती है आपके ज़ाती ज़िंदगी से, आपके ज़ात पात से, आपके समाजी तबकाबंदी से, आपके काम से, रोज़गार से। और ये एक सोशियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के ज़रिए आने वाले दिनों में लोग और ज़्यादा सेहत के मुतालिक शेड्यूल कास्ट में ख़ासतौर से मैनुअल स्कैवेंजर, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते आजकल, हम उसे सैनिटेशन वर्कर्स कह सकते हैं, सफाई कर्मचारी कह सकते हैं, कंजर्वेंसी वर्कर्स कह सकते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर कहना कानूनी तौर पर गैर प्रोहिबिटेड है। तो इसके उन पहलुओं को, इनके इंटरकनेक्शंस को हमने देखकर इस तहकीक को शुरू की थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है। इस बरादरी की तारीख़ के बारे में जानना चाहेंगे हम, और आपको क्यों लगता है कि इस पर आज के दौर में तहकीक करना ज़रूरी है? जी, ख़ास तौर से ये बहुत अहम सवाल है और इसे हमें हिस्टोरिकली देखना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू सोशल ऑर्डर आज के नहीं है, कदीम ज़माने से चला आ रहा है। हज़ारों साल से ये निज़ाम है, ज़ात पात का, जिसे वर्ना निज़ाम कहते हैं। और हम ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट के राइटिंग्स में देखते हैं कि इन तबकात का जिक्र है, कहीं पर वो हड्डी, मरे हुए जानवरों की हड्डी को चुनते हुए हों, इंसानों की हड्डियों को, डेड एनिमल्स को हैंडल कर रहे हैं, या फिर क्लीनिंग ऑफ हाउसेस है। अब कहेंगे हिंदुस्तान में शहरों की जो पूरी इमेजिनेशंस हैं, रियलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हर जगह, है ना। गांव देही इलाका ज़्यादा था। लेकिन जिस ईस्टर्न इंडिया की बात है, ये ईस्टर्न इंडिया में फील्ड वर्क किया गया, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर बहुत सारे रॉयल फैमिलीज़ रहे हैं। ब्रिटिश के पहले भी रॉयल फैमिलीज रहे हैं जिन्होंने हुकूमतें की हैं। तो रॉयल हाउसेस में टॉयलेट सिस्टम्स इस्टेब्लिश था, वहाँ पर ये निज़ाम था और उसके इस्तेमाल अलग अलग रहे हैं। अब वहाँ पे कौन काम करता था? तो यही वजह है कि हम देखते हैं पहले इनकी कंसंट्रेशंस उन्हीं जगहों पर है जो शहर था, या इज़्ज़त भरे लोग, पैसे वाले लोग ज़्यादा थे, लैंडलॉर्ड, रॉयल फैमिलीज, जमींदार, जागीरदार, राजा, बादशाह, और उन्हीं जगहों पे इनकी मौजूदगी दिखती है। और ख़ानदान जो है ऑक्यूपेशन ट्रांसफ़र होता है। हिंदू सिस्टम में कहते हैं कि ज़ाती पैदाइशी मिलती है और उसके साथ साथ आपको एक पेशा भी मिल जाता है। लेकिन क्या कोई ये सवाल पूछता है या पूछना चाहिए कि कोई पेशा अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं अपने पसंदीदा पेशे को चुन सकूं? हिंदू मुआशरे में कंजर्वेटिव तरीके से ये इजाज़त नहीं है। और यही वजह है कि हिस्टोरिकली हज़ारों साल से इन तबका को ख़ानदान द ख़ानदान ट्रेडिशनली उसी काम में देखते हैं। और आज भी आप हमारे तेलंगाना शहर में और दूसरे इलाकों में भी देखेंगे 90% से ज़्यादा वर्कर्स इसी कास्ट ग्रुप से हैं जो अनटचेबल से रहे हुए हैं। हाड़ीज़ ख़ास तौर से बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई लोग इसको हादी समझते हैं और इसके वजह कर लिखने में गलती होती है लोगों को, लेकिन हाड़ी बोन से आया है। बोन कलेक्टर, हाड़ी मीन्स हाड़, हड्डी से, जिसे उर्दू में हड्डी कहते हैं, हिंदी में हाड़ कहते हैं, बंगला में हाड़ भी कहते हैं। और इसीलिए इसका जिक्र हुआ। तो कुछ इलाके में ये लोग बोन कलेक्टर थे डेड एनिमल्स मरने के बाद, और उन्हीं में से कुछ तबका है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में जुड़ गया, चूँकि इनके पास यही ऑक्यूपेशंस था। और वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ दूसरे तबके के लोग किसी तरह के भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं।
ओके। मतलब हिंदू समाज के दूसरे जात के भी लोग, खास निचले जात के लोग भी इनसे समाजी ताल्लुकात नहीं रखते हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसा काम वो लोग भी नहीं करते हैं। जैसे मसलन एक क्विकली मिसाल दूं आपको, चमड़े का काम करने वाला चमार, लोहे का काम करने वाला लोहार, इस तरह के जो ऑक्यूपेशंस हैं वो भी कहते हैं ये हमसे ज़्यादा कमतर है। और इससे शादी ब्याह, उनके घर आना जाना, खान पान में किसी तरह के रसूमात में शामिल नहीं होते। तो आप ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन से इस तबके की, इसीलिए इस किताब के सब टाइटल में आप देखेंगे हमने लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हार्डीज़। मतलब जो एक्सक्लूजन के जो टूल्स हैं, हथियार हैं, वो हार्डीज़ के लिए मल्टीपल हैं। सिर्फ कास्ट नहीं है, बल्कि उनकी लोकेशंस, उनका काम, उनका हिस्टोरिकल कनेक्शंस इन धंधे के साथ, और जिस काम वो कर रहे हैं सेहती एतबार से सबसे ज़्यादा बीमार करने वाला है। हाँ बिल्कुल। आज भी हर दिन दर्जनों लोग मर जाते हैं जब सीवर में वो अंदर काम करने के लिए जाते हैं, और ये वही तबके के लोग हैं। इनका नाम पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ है। झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में हार्डीज़ कहते हैं। तो ये हिस्टोरिकल इंटरसेक्शनलिटीज़ को देखा है, जिसको आप पढ़ेंगे नॉवेल की तरह से, एक अच्छी किताब की तरह से, एक तहकीकी मकाले के तौर पे, हर नज़रिए से आपको ये रिसर्च मुफीद आएगा और लगेगा कि हाँ देखना चाहिए हमें आज भी हिंदुस्तान के शहरी इलाकों में। और इसी वजह कर काफ़ी लोगों ने इसको रिफ़र किया है पिछले कुछ महीनों में। बिल्कुल, ये एक आंख खोल देने वाला ये रिसर्च है सर आपका। इस सिलसिले में मज़ीद बातचीत जारी रखेंगे। दोस्तों यहाँ लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Vincent van Gogh said, and I quote him, "I would rather die of passion than of boredom." अपने फ़राइज़ अंजाम दो और बाकी उमूर खुदा पर छोड़ दो, फिर बेहतरी ही बेहतरी है। लॉन्ग फेलो। काका कालेलकर ने कहा था, स्वयं संस्कृति का मूल है विलासिता, निर्बलता और चाटुकारिता के वातावरण में ना तो संस्कृति का उद्भव होता है और ना विकास। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के.एम. ज़ियाउद्दीन साहब। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि सफाई का काम जैसे कि हाथ से कूड़ा उठाने यानी सैनिटेशन वर्क करने का पुराना पेशा आज भी हाड़ी बरादरी के सेहत और उनकी पहचान को किस तरह मुतासिर करता है, जबकि हुकूमत ने सफाई से मुतालिक नई नई पॉलिसियाँ बना रखी हैं। इस ताल्लुक़ से कुछ रोशनी डालें। जी,
ये बहुत अहम है और इसे हमें हर दिन की ज़िंदगी में भी हम इसे देख सकते हैं आज भी। दरअसल हुआ ये कि जैसा मैं पिछले उस वक्त पहले कह रहा था कि काफ़ी लोग शहरी इलाके में नवाबों, राजाओं, बादशाहों, जागीरदारों के आसपास काम करे। अब जब ये शहरीकरण का शहरियाना जो पूरा अर्बनाइजेशन प्रोसेस आज़ाद हिंदुस्तान में तेज़ी से आया, तो वहाँ पर ये ड्रेन सिस्टम आया, टॉयलेट सिस्टम आया, है ना, क्लीनिंग के डिमांड्स आए और ये तमाम वर्कर्स शहरी इलाके में ज़्यादा सेटल हो गए। और हिंदुस्तान का समाज ऐसा रहा है जहाँ पर समाजी रिश्तेदारी और समाजी जान पहचान बहुत मजबूत है। कोई आपसे ये नहीं पूछता आपका नाम क्या है, बल्कि आपके वालिद और आपका क्या बिरादरी है पहले ये पूछते थे, या क्या ज़ात है। तो आप इन इलाकों में जहाँ हमने रिसर्च किया है, आप जाएंगे, आप कहेंगे हाड़ी मोहल्ला जाना है, या जिसे हम हाड़ी कुली कहते हैं वहाँ पे, तो आपको बिना कुछ कहे पहुंचा देगा, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा, उसके दूर में आपको छोड़ देगा। क्यों? हाड़ी कुली ऐसे लोगों का है जो सैनिटेशन वर्कर हैं, अछूत हैं, और उनके मोहल्ले में दूसरे नहीं जाएंगे और ना जाते हैं हज़ार साल से। तो एक सामाजिक पहचान भी, आइडेंटिटी है। हाड़ी मतलब क्लीनर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, और हाड़ी मतलब गंदे, फिल्दी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो सीवर में, टॉयलेट्स में, हर जगह साफ़ करते हैं। लेकिन ये सब स्टीरियोटाइप भी है। यूरोप में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और लोग काम करके लेबर की डिग्निटी मिलती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम ज़ात के नज़रिए से ज़्यादा देख रहे हैं, हम काम के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, है ना। और अगर ये नज़रिया बदले तो उनकी शिनाख्त समाज में बदलेगी और उनकी पहचान जो है एक वर्कर के तौर पर होगी। हम जब ये देखते हैं हाड़ी वर्कर्स का शहरों में मौजूदगी, तो हम यहाँ देखते हैं कि उनकी पहचान पिछले, मैंने इसमें रिकॉर्ड जो तलाश की है, 1807 के डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं जब इस शहर में बसे थे। उसके पहले वहाँ के लोकल राजा के ख़ानदान में काम करते थे। तो हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि वो लोग लीनिएज ट्रेस है और हर एक इलाके में पहचानता है हाड़ी का मतलब सफाई कर्मचारी। तो ये जो पहचान है, हिंदुस्तानी समाज में ज़ात पात के निज़ाम को बहुत तरजीह दी जाती है, तो इनको बहुत आसानी से दरकिनार, सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन का शिकार होना पड़ता है। और ये सिर्फ समाज में नहीं बल्कि सेहत दवाखानों में भी, स्कूलों में, बाज़ार में, होटल में खाना खाने में, कहीं किसी प्रोग्राम में शामिल होने में, हर जगह इनकी शिनाख्त होती है। तो आप ये देखेंगे ये ऑक्यूपेशन मल्टीपल तरीके से इम्तियाजी सलूक क्रिएट करता है कि लोग करें, और इसके वजह कर पसमानदगी इनकी अभी भी ज़िंदा है। जी डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिले में हमें ये बताएं कि रियासती हुकूमत सेहत के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाती है, और जहाँ तक देही झारखंड का सेहत का निज़ाम है, यानी हाड़ी बरादरी जैसे दलित समाजों के लिए उनकी ख़ास ज़रूरियात को किस तरह पूरा करता है या नाकाम हो रहा है वो? ये बहुत अहम है। जो एक सोशल साइंसेस में इस नज़रिए को देखना चाहिए कि कोई भी तहकीक इस सवाल को उठा रहा है कि नहीं कि हुकूमत किस तरह के फलाह बहबूदी काम कर रही उन तबक़ात के लिए जो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं। हाड़ीज़ वहाँ के उन चंद कास्ट ग्रुप्स में हैं, कम्युनिटी में हैं जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, मुआशी एतबार से ही नहीं बल्कि हर एतबार से। मैं एक मिसाल दूँ जिसकी हमने इस किताब में जिक्र की। आंगनवाड़ी सेंटर का नाम सुना होगा, जब गवर्नमेंट चलाती है। इनको आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं होते थे। अच्छा, इनके पास आंगनवाड़ी सेंटर जब बना एक दौर में, दूसरे तबके के लोग वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हाड़ी के बच्चे जाते हैं। दूसरे बिरादरी के टीचर्स जो स्टाफ है वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो अछूत अनटचेबल हो जाएंगे, और इनके बच्चे दूसरे जगह नहीं जा सकते, वहाँ परमिशन नहीं है। और ये सब तमाम समाज करता है, कानून नहीं करती है, हुकूमत ने तो किए हैं। तो इन बहुत सारे हाउसिंग पॉलिसी, सैनिटेशन की सहूलतों के बारे में हुकूमत ने काम की है, लेकिन होता यह है कि सरकार तो पर्चों में, पेपर में स्कीमें बनाती हैं इनके लिए, पानी पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, सड़क पहुंच जाए, नालियां बन जाएं इनकी, लेकिन कहते हैं गंदे लोगों को क्या ज़रूरत है, तो खुद नाली में काम करते हैं, इनको टेंशन नहीं। तो परसेप्शन लोगों का क्या है कि क्लीन करके, क्लीन मोहल्ला, क्लीन सफाई, इनकी क्या ज़रूरत है, इनकी लाइफ ऐसे ही है। और इस वजह कर सरकार की भी जो कोशिशें कई बार समाजी निज़ाम के वजह से, नज़रिए की वजह से इनके घरों तक नहीं पहुँच पाती है। हमने रिसर्च में देखा था कि कुछ ऐसे टॉयलेट्स बने जिसे गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बनी, जिसको ODF स्कीम्स में बनाया गया, लेकिन उनके पास पानी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है। तो वो क्या करेंगे? शहर में टॉयलेट सिस्टम नहीं है तो किस इलाके में जाएंगे? उनको दूर तक सफ़र करना पड़ेगा, थोड़ा आउटर एरिया में जाना पड़ेगा। इसके वजह कर बाद में कुछ लोगों ने मेहनत की, कुछ प्रोटेस्ट करी, और उनके पास अब आज के दौर में मुझे पता है कि कई घरों में वाटर
सैनिटेशंस की सहूलतें आ गई, वाटर टैप आ गया है, जी। और जिसके वजह कर डिस्क्रिमिनेशन का एक लेवल कम तो हुआ है जी। लेकिन दरअसल सवाल फिर वही आता है कि सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी नहीं, सोशल जो पर्सपेक्टिव है जी। लोगों का नेबरहुड नज़रिया है वो कैसे बदला जाए। जी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि काम जो है ये किसी को करना। घरों में आजकल शहरों में हर कोई अपने टॉयलेट की सफाई करता है, बिल्कुल, लेकिन उसके घर अगर सफाई करने वाला कोई आया जो बाहर के ड्रेन को कर रहा है तो वो अछूत हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम अछूत नहीं हैं तो वो कैसे अछूत हो गया। तो डिग्निटी ऑफ लेबर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कानून भी, एक शहरी समाज भी, एक सिविलाइज सोसाइटी भी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को भी हमें से हमें उम्मीद है। तो इन लोगों को और तमाम राइट्स मिलनी चाहिए। ये तो राइट के नज़रिए से है, लेकिन तहकीकी नज़रिए से ये है कि इन सवालों को हम सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाक़ों में भी रिलेट करके देखें कि क्या ऐसे वर्कर्स दूसरे जगह कैसे रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, और फिर हम एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव तैयार कर सकते हैं और जिसके ज़रिए पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे असरारुल हक मजाज की। खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं। असरारुल हक मजाज उर्दू के तरक्की पसंद शोरा में अपने ज़माने के सबसे मशहूर व मकबूल शायर थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मी के ज़माने में ही मजाज लाखों तलबा, असातिज़ा और उर्दू के आशिकों के दिलों की धड़कन थे। असरारुल हक मजाज की पैदाइश 19 अक्टूबर 1911 में रुदौली में हुई। उन्होंने आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। मजाज एक ज़हीन और सीमाबी कैफियत के इंसान थे, लेकिन उनका दिल तालीम में नहीं लगता था। बीए के बाद एमए में दाखिला लिया, लेकिन दरमियान में ही तालीम अधूरी छोड़कर मुलाजमत के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के रिसाले आवाज़ के लिए सब एडिटर की मुलाजमत मिल गई। दिल्ली में 1 साल तक उन्होंने मुलाजमत की। फिर मुलाजमत ख़त्म होने के बाद लखनऊ वापस चले गए। कुछ दिनों हफ्तेवार अखबार हिंदुस्तान में माविन की हैसियत से काम किया। सरदार जाफरी और सिब्त हसन के साथ मिलकर तरीक़ी पसंद माहनामा नया अदब जारी किया। ये उस दौर का बहुत बाअसर माहनामा था जो लखनऊ से जारी हुआ। उनके 2 शेरी मजमूए आहंग और शबताब यादगार हैं। उनकी सबसे मशहूर नज़्म आवारा है। ये नज़्म बड़े शहरों में रहने वाले एक ऐसे नौजवान की तमसील है जहाँ सिर्फ दौलत से सारी खुशियाँ हासिल की जा सकती हैं। शहर की रात और मैं नाशाद वो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दरबदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। इसके अलावा नूरा और नज़र अलीगढ़ भी अपने अहद की मकबूल तरीन नज़में हैं। मजाज की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उनकी शायरी तरक्की पसंद फ़िक्र की एक उम्दा मिसाल है। मजाज रोमानवी तबीयत के इनकलाबी शायर थे। तेरे माथे पे यह आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज को शिद्दत से शराब नोशी की आदत थी। मजाज ज़िंदगी में 3 मरतबा 1940, 1945 और 1952 में दिमागी दौरा का शिकार हुए और बिलाखिर 5 दिसंबर 1955 में सिर्फ 44 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है डॉक्टर हशमत के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।
सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के.एम. ज़ियाउद्दीन साहब, जो एक हसास मौजू पर अपनी रिसर्च के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि हाड़ी बरादरी जो है उनके अंदर औरतों की सेहत के ताल्लुक से किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं, या उन्हें किस तरह की मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। औरत होना या उनकी सेहत की हालत को और भी मुश्किल बना देता है। ये बहुत ही अहम सवाल आपने उठाए हैं। दरअसल वो तमाम मसले जो औरतों से जुड़े हैं, विमेन सेक्शन से जुड़ा है, जिसे हमें पता है कि हिंदुस्तान की और ज़्यादातर आबादी की आधा ही आबादी होती है जी। लेकिन आप रिसर्च के मौज़ूआत को देखेंगे तो उन पे रिसर्च जो किए गए हैं वो आधे से भी कम है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि औरतों को एज ए कैटेगरी हम तरजीह नहीं दिए, एज अ सिटीज़न हमने इक्वल राइट्स नहीं दिए, घरों के अंदर, ख़ानदान में, समाज में हमने उसे बराबरी के हुकूक नहीं दिए। और इसके पीछे हमें पता है कि बहुत बड़ी मूवमेंट या पर्सपेक्टिव हमें देती है कि कैसे पैदरी निज़ाम जो पेट्रियार्की ख़वातीन को मार्जिनलाइज करती रही, और वो हिंदुस्तान का मामला नहीं है, पूरी दुनिया के समाज में या पूरी दुनिया की सिविलाइज सोसाइटी में तो हमने ज़रूर देखा है। इनफैक्ट आप नॉन सिविलाइज सोसाइटी में ज़्यादा इक्वालिटी देखेंगे। आदिवासी समाज में जाएं, ख़वातीन मर्द हज़ार दोनों बराबर हर चीज़ में शरीक रहते हैं। तो क्या ये है कि ज़्यादा सिविलाइजेशन, ज़्यादा डेवलपमेंट हमें गैर बराबरी को देखने में, प्रैक्टिस करने में मदद करता है? एक सवाल है। लेकिन आते हैं बुनियादी तौर पर औरतों पे जो रिसर्च हुई है विमेन हेल्थ पे, हमने देखा है कि विमेन हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़ा हुआ है। एक मिसाल ये दूँ, हाड़ीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, या ऐसे तबके के जो सैनिटेशन वर्कर हैं और जिसके करीब कोई सामने बैठना नहीं चाहता हो, उससे करीब होकर फिज़िकली गुफ्तगू नहीं करना चाहता हो। चूँकि हमने हिंदुस्तानी तारीख़ है, ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को ये मालूम होगा कहानियों के ज़रिए कि अगर कोई अछूत किसी मोहल्ले से गुज़रता था, वो पूरा सड़क नापाक हो जाती थी। वो सड़क को गंदा समझते थे और उसको प्योरीफाई किया जाता था। साउथ इंडिया के, हमारे साउथ इंडिया के कुछ इलाक़ों में तो बैम्बू स्टिक्स रखना पड़ता था, मतलब झाड़ू पीछे बांध के रखते थे कमर के नीचे, तो जिधर से वो अछूत जाएंगे वो साफ़ करते जाएंगे। ये सिंबॉलिक ऐसा है। तो इस तरह के अलग अलग रिचुअलाइजेशन था जो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था। अब इस डिस्क्रिमिनेटरी नेचर में ख़वातीन, वो जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी के हैं, उनके सेहत की बात जब आएगी तो बीमारी तो सबको होती है। एक मैरिड वुमेन इफ़ शी इज़ गेटिंग प्रेगनेंट, अगर उसकी प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी हर औरत के लिए बराबर होती हैं, है ना। वो पूरा एक एहसास, फिजियोलॉजिकल चेंज, तमाम इमोशनल, साइकोलॉजिकल हेल्थ चैलेंजेस, लेकिन क्या इक्वली उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उस सेहती चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए? और हाड़ीज़ का केस में बताऊँ, चूँकि मेरा रिसर्च दरअसल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस्ड है, हम ये देखते हैं और हमने फील्ड में ये देखा, हाड़ी ख़वातीन की जो फीमेल वर्कर्स हैं, जब वो हॉस्पिटल में, जिस सरकारी दवाखाना जिसे कहते हैं, वहाँ गए तो उन्हें कोई तरजीह नहीं देता है। डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप खड़े रहो। एक प्रेग्नेंट वुमेन मसलन खड़ी है डॉक्टर्स के चेंबर में और वो गुफ्तगू कर रही है। एक इमोशनल वेलबींग, WHO ने तो बहुत ज़माने पहले कहा कि हर एक का हक़ है इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग होना। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम अभी तक ये देख रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ बैठने का रवैया अच्छा नहीं रख रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जब आप बैठने का एहसास नहीं है आपके अंदर, एक एम्पैथी नहीं है, तो आप उसके दर्द को कैसे समझेंगे? तो एक जो डिस्क्रिमिनेशन है हॉस्पिटल सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स में,
जिसे सोशल डिस्टेंस, समाजी दूरी के तौर पर हम देखते हैं कि समाजी दूरी समाज में है और वहाँ पर भी है जी। और इसके वजह कर ज़्यादातर ख़वातीन कई बार हॉस्पिटल जाना नहीं पसंद करती हैं। गए भी तो अचानक वो एक्सपीरियंसेस हुआ तो जो तकलीफ़ है वो नहीं बताते हैं। जी। अगर बता पाई, हसास बहुत ज़्यादा वो अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, तकलीफ़ बहुत है क्या है, तो वो फिजिशियंस, वो नर्सेस, वो वहाँ पर तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर्स, मेडिकल पैरामिलिट्री जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो भी इस तरह से देखते हैं कि ये क्यों आ गई है, इसने आके पूरा दवाखाना को ख़राब कर दिया है। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी माहौल में, और ये सब हमने देखा है अपनी आँखों से, और आप अभी भी किसी इलाके में जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा उस नज़रिए से। ऐसे हालात में इनकी सेहत की क्या बात होगी। इसी वजह कर वहाँ मोर्टालिटी रेट ज़्यादा थी जी। जिस वक्त हमने रिसर्च किया था जी। मोर्टालिटी का मतलब है कि जितने भी मौत हो रही थी उसमें औरतों की भी शरह अच्छी थी। मैटरनल मोर्टालिटी के केसेस बहुत शुरुआती दौर में रहते हैं, इन लोगों में रहे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है और घरों में जो इलाज हो रहा है वहाँ पर वो दाइयाँ, ट्रेडिशनल दाइज कहते हैं, उनके ज़रिए हो रही थी। हालांकि सरकार की एक कंपल्सरी स्कीम है कि उनको हॉस्पिटल तक ले जाना है। तो आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर्स होती हैं, या अलग अलग नाम है हर स्टेट में, वो सहायिका कहते हैं झारखंड में, वो उन्हें परसुएट करके समझा के ले जाती हैं, क्योंकि वो एक स्कीम है और उनको भी इंसेंटिव मिलती है। तो वो लोग हॉस्पिटल तक इनको ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जो उनके साथ रवैया है, जो बिहेवियर है तमाम स्टाफ का, इतना डिस्क्रिमिनेटरी होता है कि इसके कई सारे नुकसानात होते हैं। कई बार वो वापस ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं और उनके सेहत को असर करता है। बच्चों की सेहत को बहुत मुतासिर करता है, क्योंकि बच्चा पैदाइश से लेकर, जैसे स्टिल बॉर्न से ले इन्फेंट को 5 साल तक बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत, बहुत निगहबानी चाहिए। और वो कैसे होगा, जिसे देना है सपोर्ट वही डिस्क्रिमिनेटरी है, वो सोचता ही क्यों आ गए। अच्छा, एक दूसरा बड़ा अजीब सा मरहला है हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में, कि हर एक सर्विस देने वाले प्रोवाइडर्स को लगता है ये फ्री में हम दे रहे हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है ये फ्री नहीं है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये पब्लिक टैक्स से चीज़ें चलती हैं। तो ये नज़रिया है कि वो गरीब गुरबा फ्री के लिए आते हैं, नहीं, वो उनको हुकूक हिंदुस्तान के कानून ने, आइन ने दिए हैं, दस्तूर ने दिए हैं। और आप अगर उस नज़रिए से ट्रीट करेंगे तो एक एहसास होता है कि यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो द मोर यू डिले द मोर यू फॉल इनटू इलनेसेस। एक बड़ी बात है कि जितनी बीमारी को देर करेंगे बीमारी बढ़ती जाती है। और लॉन्ग रन में हमने ये तहकीक में देखा है, बहुत सारे सरकारी रिपोर्ट्स भी हैं कि हेल्थ एक्सपेंसेस गरीबों के ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि बीमारी को आपने शुरू में कंट्रोल नहीं किया तो वो क्रॉनिक हो गया जी। वो दरअसल उनके बर्डन को बढ़ाता है। इनकम तो वही है जी, सोर्सेज भी लिमिटेड हैं, बर्डन जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, वो पैसे उधार लेंगे, दूसरों से लेंगे, कर्ज में जाएंगे, और ये एक बर्डन बढ़ता चला जाता है। 1994 के दिहाई में एक बड़ी अच्छी तहकीक हिंदुस्तान में, यहाँ अपने हैदराबाद में हुई थी, पहली तहकीक, कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है लोगों की ज़िंदगी में बर्डन बढ़ाने वाली है। ये पहली दफ़ा जब हुआ था, हॉस्पिटल सबसे पहले इन इलाके में प्राइवेट के तौर पर आना शुरू किए थे। तो तब ये रिसर्चर ने कहा था कि ये गरीबों को सबसे पहले मारेगा, बिकॉज इफ़ यू हैव मनी इन योर पॉकेट यू कैन गो टू हॉस्पिटल्स। पॉकेट में कुछ नहीं है, आप हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते। तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है कि इनकी मोर्टालिटी को, इनके इलनेसेस को या डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकारी दवाखानों को मजबूत किया जाए, वहाँ के लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए, स्टाफ को बेहतर जहन दिया जाए, और ये बताया जाए कि हर एक के साथ ट्रीटमेंट बराबर होनी चाहिए, और ये राइट है उनकी। हम उसके ऊपर मेहरबानी ही नहीं करते, बल्कि उनकी मेहरबानी है कि वो सरकारी दवाखानों में आ रहे हैं, क्योंकि इसके वजह कर हिंदुस्तान के बहुत बड़े वर्क को वो लोग हैंडल कर रहे हैं। अभी भी कोई उन कामों को नहीं करना चाहता है। और कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। हमने उन तमाम रिसर्च में देखा है कि ज़्यादातर काम करने वाले जो हैं कंजर्वेंसी वर्कर्स ख़वातीन हैं जी। मोर देन 80% वर्कर्स फीमेल हैं जी। तो फीमेल वर्कर्स हैं और उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन हार्डीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये देखा है कि पिछले 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1-2 साल के दरमियान हमने देखा है कि नई जनरेशन्स ने अब अपने काम को एसर्ट करना शुरू किया है, और वो चाह रहे हैं कि अपने कामों को बदलें, दूसरे ऑक्यूपेशंस की तरफ जाएं। जी,
डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिर में थोड़ा सा मुख्तसरन खाली हमें ये बताएं कि इस कम्युनिटी का कौमी सतह पर रेलेवेंस क्या है? इसमें कम से कम 3 ख़ास बात हम रख सकते हैं मुख्तसर तौर पे। पहली तो ये है कि वो कम्युनिटी है जो हर एक को ये एहसास दिलाता है कि आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपका घर साफ़ दिख रहा है। अक्सर लोग तबाहकुन महसूस करते हैं, गंदगी चारों तरफ दिखती है। कौन साफ़ करता है? रात में, अहले सुबह, दिन में, हमें पता नहीं होता है। कोई आता है, सफाई कूड़े को, कबाड़ी को ले जाता है, शहर को, हर नालों को साफ़ करता है। हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि हमारा शहर पानी से डूब रहा है, लेकिन उन नालों के अंदर कौन जाता है? सीवर वर्कर्स जाते हैं, जो अनटचेबल्स हैं, सूदरा हैं, ज़्यादातर पिछड़े तबक़ात के लोग हैं। तीसरी अहम बात यह है कि एक बड़ी स्कीम आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2014 में, जिसे हम स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं, या स्मार्ट सिटी मिशंस आया। बिलियंस ऑफ रुपीज़ जिसमें लगाए। उसका मकसद ये भी था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसका इस्तेमाल हम पहले नाम में करते थे, इनको पूरी तरह से निजात दिलाना, रिहेबिलिटेट करना, कि इन लोगों को ख़ानदानी एतबार से इस काम से बिल्कुल अलग कर दिया है, वो दूसरे कामों में ट्रेनिंग लेकर चले जाएं। दूसरा काम था कि खुले जगहों पर टॉयलेट्स इस्तेमाल नहीं करें लोग, है ना। ओपन डेफिकेशंस फ्री शहर हिंदुस्तान बनाया जाए। तो इस पे बहुत सारे शहरों ने, गाँवों ने कहा कि हमारे यहाँ लोग खुले में नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारी तहकीक अभी भी कह रही हैं। बहुत तमाम लोग देखेंगे, आप जब हिंदुस्तानी रेलवे से सफ़र करेंगे, हाईवे से जाएंगे, तो आप देखेंगे कि लोग ओपन डेफिकेशंस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चौथी अहम बात यह है कि जो गवर्नमेंट की जो डेटा है, उसे हमें बार बार रिवाइज़ करनी चाहिए। बहुत सारे रिसर्च ऐसे हो रही हैं जो ये कहते हैं कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन होने के बाद भी इन लोगों को ख़ानदानी एतबार से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं एक तहकीक अभी कर रहा हूँ, जो झारखंड और तेलंगाना 2 स्टेट पे हमने हज़ारों लोगों से पर रिसर्च किया, इंटरव्यूज़ किए हैं। अभी रिपोर्ट हमने सबमिट नहीं की है, लेकिन इसमें हमें ये दिखाई देता है कि सबसे एडवांस शहरों में भी ओपन डेफिकेशंस की शिकायत आई है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ नाला नहीं है, वहाँ पर सफाई करने का इंतज़ाम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? तो सिविल सोसाइटी, स्टेट और तमाम महकमे को मिलकर काम करना पड़ेगा, और ये इनडायरेक्टली इस प्रैक्टिस को भी कम करेगा, जिसे हम अनटचेबल्स के वर्क कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी वर्क कहते हैं। और दरअसल हिंदुस्तान की माशी तरक्की में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन उनकी ऑनरेरियम नहीं है। दे आर नॉट पेड, दे आर नॉट इक्वली गिवन रिस्पेक्ट, डिग्निटी, दे डू नॉट हैव इक्वल स्पेस फॉर एक्सेस टू एनी सर्विसेज, स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इवन रेलवेज, रोडवेज, राइट। सो ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं, और इसके लिए पॉलिसी तो बनी है। फ़र्क ये है कि हम सिविल सोसाइटी के नाते, हम सब, मैं उसमें शामिल हूँ, कि कैसे इन बातों को हर दिन की ज़िंदगी में पहुँचाएँ, और इस गैर बराबरी को जो ज़ात पात पर और उस ज़ात को एक काम से जोड़ दिया गया है, उसमें डिसकनेक्ट तैयार करें। मैं ख्वाहिश करूँगा कि लोग मेरी इस छोटी सी किताब को लोग रेफ़र करें, देखें, जो कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिकेशंस के ज़रिए यूके से पब्लिश हुई है। और इसके ज़रिए उम्मीद है कि लोग हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी कुछ नए तहकीक करेंगे, ताकि हुकूमत को भी और समाज को भी इससे कुछ फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बामानी रिसर्च को हमारे साथ, हमारे सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ आपने शेयर किया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। दोस्तों, ये थे डॉक्टर KM ज़ियाउद्दीन साहब, जो अपनी गिराक़दर रिसर्च के साथ हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। आइंदा एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।